बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर एंजाइम का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारे कंटेंट्स हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। और रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 एंड 59 का। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको इसके सामने से इस फिगर में जो वैकेंट स्पेस नज़र आ रही है, बेसिकली ये एक्टिव साइट के लिए है। खाली जगह जो है ये एक्टिव साइट के लिए है। और ये एंजाइम इस एक्टिव साइट के थ्रू आके इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा। सबस्ट्रेट वो होता है जो कि रिएक्टेंट होता है, जिसका रिएक्शन कैरी आउट होना होता है, तो उसको एंजाइम स्पीड अप करवाता है रिएक्शन को। तो वो सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट से इस जगह के थ्रू एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा और मिलके बना लेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसके सबस्ट्रेट के अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये जो ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। आपको नज़र आ रहा है सिंपली उसका जो कलर था वो चेंज हो गया। तो बेसिकली कलर सिर्फ कलर चेंज नहीं होगा, तो जो आपके सबस्ट्रेट हैं, जो आपके रिएक्टेंट हैं, उनकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। और अब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये एंजाइम को लीव कर देगा, एंजाइम को छोड़ देगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो दोबारा से वैकेंट हो जाएगी और इस जगह दूसरे सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएंगे, जो उसके साथ अपनी एक्टिविटी, अपना रिएक्शन जो है वो कैरी आउट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स की। तो एंजाइम की केमिकल नेचर कैसी होती है? विद अ फ्यू एक्सेप्शन सर्टेन RNA मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम्स। कुछ केसेस के अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो RNA मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो कहलाते हैं राइबोजाइम्स। इनके अलावा बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, अब जो हम केमिकल नेचर की बात करेंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो या तो प्योरली प्रोटीन इन नेचर होंगे या फिर उनमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। मैंने कहा कि जो राइबोजाइम्स होंगे उनके अलावा जो एंजाइम्स हैं उसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, या सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा। तो अब राइबोजाइम्स को देखते हैं। तो ऊपर आप यहाँ मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन करके लिखी है, दोनों का डिफरेंस लिखा है। कह सकते हो आप कि राइबोजाइम्स जो हैं ये पोलीमर हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड के। राइबोजाइम्स आर दी पोलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, जबकि एंजाइम्स आर दी पोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होंगे और राइबोजाइम्स जो हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड के पोलीमर्स हैं। और इसी वजह से इसका जो नाम है वो राइबोजाइम से इसका जो नाम वो उसका ओरिजिन हुआ। क्यों? क्योंकि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम से ये नाम स्टार्ट हुआ, जो कि राइबोजाइम बना। तो ये तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो गया। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम में हमने ये पढ़ा कि या तो एंजाइम प्योरली प्रोटीन नेचर होंगे या फिर एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों अटैच हो सकते हैं। ठीक है, जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब है इन दी लेटर केस, मतलब जो सेकंड वाली बात है जिसमें हमने कहा कि एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। तो इन द सेकंड केस जो प्रोटीन पार्ट है वो कहलाता है एपो एंजाइम, जबकि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज ईदर अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर या कोएंजाइम। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या है ये हम आगे पढ़ते हैं। आपने फिलहाल सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं या वो कोफैक्टर हैं या वो कोएंजाइम होंगे, वो सब नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए नाम होगा। अगर वो प्रोटीन पार्ट है तो कहलाएगा एपो एंजाइम। दी एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब ये कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिल के जो पूरी आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको वो कहलाएगा हॉलो एंजाइम। अब ये आपके सामने एक सिंपल फ्लो चार्ट करके दिया हुआ है। इसमें ये जो सर्कल नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये कहलाएगा हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम मतलब इसमें प्रोटीन पार्ट भी है और साथ साथ इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, दोनों मिलके बनाएंगे हॉलो एंजाइम। अब हॉलो एंजाइम तो है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों का मिलके कहलाएगा, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट है, ये जो डार्क पिंक कलर में आपको शॉकिंग पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये जो प्रोटीन पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम। ये प्रोटीन पार्ट अटैच होगा या इसके साथ जो अटैच है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है।
ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लाइट कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये नॉन प्रोटीन पार्ट इस प्रोटीन पार्ट के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा एक हॉलो एंजाइम जो कि कंप्लीट एंजाइम है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये कोफैक्टर है, ये कहलाएगा कोफैक्टर। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट हम इसको इसकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है तो ये कहलाएगा कोएंजाइम, अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये कहलाएगा मेटालाइंस। अगर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है तो ये कहलाएगा कोएंजाइम और अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये कहलाएगा मेटालाइंस। अब जो कोएंजाइम्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। एग्जांपल है आपके पास NADH पॉजिटिव होगा ये और FAD ATP। और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर आइंस हैं ये मेटल आइंस होंगे, जिसकी एग्जांपल है आपके पास इसमें कॉपर भी होगा, मैग्नीशियम होगा, क्लोराइड होंगे आइंस। ये सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के एग्जांपल्स में आते हैं। अब जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्डेड होगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। अब दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं वो कोफैक्टर कहलाएंगे और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है नेचर में और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो मेटालाइंस कहलाएंगे। अब हॉलो एंजाइम क्या है? दी एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम क्या है? जो कि प्रोटीन पार्ट है। एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट यानी प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिलके जो एंजाइम बनाते हैं, जो कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, उसको हमने नाम दिया है होलो एंजाइम। द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दीज इंक्लूड डेरिवेटिव्स ऑफ बी विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसके साथ साथ मेटालाइनिस की एग्जाम्पल्स हैं। अब कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आइंस होंगे, कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक आइंस हैं और ये इसमें जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। एग्जांपल है आपके पास Cu+2 Fe+2 एंड Fe+3। फिर है कोएंजाइम। कोएंजाइम दीज आर इधर ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक। कोएंजाइम्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा तो उसमें हमने ये कहा कि जो कोएंजाइम्स हैं वो ऑर्गेनिक या मेटालो ऑर्गेनिक होंगे। फिर उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दोज कोफैक्टर एंड कोएंजाइम दैट आर वेरी टाइटली बॉन्डेड विद द एंजाइम प्रोटीन डेजिग्नेटेड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो कोफैक्टर और कोएंजाइम जो कि टाइटली बॉन्डेड हैं। आपको याद होगा पीछे फ्लो चार्ट में मैंने दोनों कोफैक्टर और कोएंजाइम के ऊपर एक होल करके एज होल करके दोनों को मिला के एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए लिखा गया था कि जो टाइटली बॉन्डेड होंगे वो कोफैक्टर या कोएंजाइम जो कि टाइटली बॉन्डेड हैं हम उनको नाम देंगे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं, तो बेसिकली ये नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आता है टॉपिक यहाँ पे। तो पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग जो है उसको नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप लेंगे, नाम कैसे रखेंगे हम एंजाइम का। तो एंजाइम के नाम रखने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। इन मैनी केसेस देयर नेम्स एंड इन सफिक्स एज विच इज़ प्रेसिडेड बाय द नेम ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। अब होता क्या है कि जो पहले वाला हिस्सा है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं तो वहाँ पे वो होगा इसके सबस्ट्रेट के नाम से रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपके पास सुक्रेज, तो सुक्रेज में ये इसका सबस्ट्रेट होगा सुक्रोज। ये वो एंजाइम होगा जो कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाएगा। तो वो एंजाइम जो कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो वो कहलाया सुक्रेज। तो उस जो भी उसका सबस्ट्रेट होगा वो उसका प्रीफिक्स होगा और उसके बाद उसका जो सफिक्स होगा वो एंड किस पे होगा? टर्म एज पे, ASE एज। तो सुक्रोज के लिए सुक्रोज सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो एंजाइम यूज़ होगा वो सुक्रेज कहलाया। लिपिड की ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ वो लिपेज कहलाया। यूरिएज इसी तरह से। इन अदर केसेस दिस नेम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। ये तो फर्स्ट रूल हो गया जिसमें हमने पढ़ा सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल क्या है? जिसमें हम एंजाइम के एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब एंजाइम रिएक्शन तो कैरी आउट करवा रहा है कोई ना कोई, अब उसमें कैसा रिएक्शन होगा
एग्जाम्पल है आपके पास फर्स्ट वन ट्रांसमिथाइलेज। ट्रांस कहेंगे हम ट्रांसफ़र को, मतलब एक ग्रुप से आपका जो कोई कंपाउंड है वो एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ आपका ट्रांसफ़र किया है, तो वो कहलाया ट्रांस। अब वो ट्रांसफ़र कौन सा ग्रुप हुआ है? मिथाइल ग्रुप, ट्रांसमिथाइलेज। ठीक है, ये इस तरह से नाम रखेंगे। तो ये सेकंड रूल हुआ इसका, अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ एन एंजाइम, कि वो एंजाइम कैसा काम कर रहा है, कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रखा ट्रांसमिथाइलेज। ट्रांसफ़र करवाए, ऐसा एंजाइम जो कि मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएगा वो कहलाएगा ट्रांसमिथाइलेज। ऑक्सीडेज, ऐसा एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन करवाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेज। In still other cases, their names are trivial and do not at all points out their substrate or pancreatic lipase. ठीक है, अदर इंडिकेट। अब क्या हो रहा है, अब जो तीसरा है उसमें कोई ख़ास आपका रूल नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। एक है पैनक्रियाटिक, जो कि ओरिजिन कहाँ से वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अगर वो स्लाइवा में, आपने स्लाइवरी अमाइलेज सुना होगा, तो अगर वो उसका जो भी ओरिजिन है, जैसे पैनक्रियाटिक लिपेज है, तो अब जो उसका ओरिजिन है वो है पैनक्रियाटिक, और साथ साथ हमने उसको जो उसका सबस्ट्रेट था उसके अकॉर्डिंग भी नाम दे दिया। जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको लिपेज भी कहा, तो पैनक्रियाटिक लिपेज। अब ये ऐसा नाम है जिसमें ट्राइवियल रूल है। बेसिकली ट्राइवियल रूल ऐसे कहते हैं हम कि जिसमें कोई ख़ास रूल ना हो, मतलब जो आपने इस रूल में, इस नाम में आपने वो दोनों रूल यूज़ कर लिए, या तो वो ओरिजिन के नाम के साथ है या तो वो सबस्ट्रेट के नाम के साथ है। अदर इंडिकेट सम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इट्स एक्शन, जैसे कि सीरीन प्रोटीएज है, तो सीरीन प्रोटीएज भी एक और रूल है एंजाइम के नाम रखने का, जिसमें उनका जो ख़ास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। जैसे कि प्रोटीएज है, तो वो प्रोटीएज जो है वो ऑब्वियसली क्या करवाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा प्रोटीन की। अब वो जो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, तो अब वो ख़ास तौर पे जब हम सीरीन की बात करते हैं तो वो सीरीन प्रोटीएज कहलाए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन EC सिस्टम, there are 6 main classes of enzymes. As mentioned above, each one of these is further subdivided into subclasses. ठीक है, और जो मेन क्लासेस हैं वो 6 हैं, जो कि EC सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने एंजाइम को क्लासीफाई किया। तो वो हमारी मेन 6 क्लासेस हैं, और वो ये 6 क्लासेस हैं जिसमें फर्स्ट वन इज़ दी ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड वन इज़ दी ट्रांसफेरेज, थर्ड इज़ दी हाइड्रोलेजेज, फिर फोर्थ वन इज़ दी लाइजेज, आइसोमेरेज एंड लाइगेजेज। तो आपने इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। अब इस सीक्वेंस में इसको याद क्यों करना है, ये 6 नाम है, इन 6 नामों का क्या मतलब है, ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा इस नामों में भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल बतानी है, नाम किस अकॉर्डिंग रखे गए और ये नाम कैसे हैं। तो फ़िलहाल अब आपने आज के लेक्चर में सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।